अच्छा, इस इंटरफेरेंसेस से पहले ना कुछ हम टर्म्स को मजीद इंटरफेरेंसेस से रिलेटेड पढ़ेंगे। और सबसे पहली टर्म हम देखते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, पता है आपको कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा, ये जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, सोर्स विच एमिट वेव हैविंग कांस्टेंट फेज एंगल। हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका हुआ है फेज एंगल का। सोर्स विच एमिट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज एंगल इन बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, जिनका यानी ऐसे सोर्स जो जिनसे जो वेव निकल रही है उनका फेज एंगल अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ एक नोट की फॉर्म में यहाँ पे एक और बात क्लियर करता हूँ। वो है कि कोहेरेंट वेव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स। एक मिनट यार, होल्ड करना जरा। जी सुफियान, हम बात कर रहे थे कोहेरेंट सोर्सेज से और ये बता रहे थे कि कोहेरेंट वेव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। ठीक है, मतलब अभी मैं इसको बताता भी हूँ मजीद डिटेल में कि आप सिंगल सोर्स से ड्राइव करते हैं एंड एमिट वेव्स हैविंग सेम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल। यानी एंड एमिट वेव्स हैविंग सेम टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। सेम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। अच्छा, एक चीज यानी एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, बाकी ये सब चीजें जो है ना वो सेम ही रहती हैं। एम्पलीट्यूड वेरीज में भी। तो ये इस तरीके से हमें थोड़ा सा कोहेरेंट सोर्सेज का पता चल गया। मैं भी आपको मजीद थोड़ा सा इसमें डिटेल बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर? कोहेरेंट सोर्सेज पता चल गए? जी। अच्छा जी, अब देखो यानी जो कोहेरेंट सोर्स हम बनाते हैं ना, वो ज्यादातर ये चीज हो रही होती है कि आप ये कंसिडर कर लें कि ये आपके पास एक सोर्स है।
ठीक है, आप यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं। फिर फर्दर यहाँ पे मजीद दो स्लिट से आप इसको सेपरेट कर रहे होते हैं। आपके पास जो लाइट है वो आती है इस तरीके से, यहाँ पे इधर से ऐसे ऐसे करके आती है। ठीक है, इन सोर्सेज से, यानी ये सोर्स S1 कहते हैं और इस सोर्स को S2 कहते हैं, ये आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज है। और फिर इधर से आपके पास क्या होती है कि आपके पास ना ये वेव निकल रही होती है। इधर से आपके पास ना ये वेव यूं करके निकलते हुए पता चल रही होती है। ठीक है जी, तो ये जो S1 एंड S2 है ना, S1 एंड S2, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये कोहेरेंट सोर्सेज कंसीडर करते हैं, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। अच्छा, अब एक और छोटी सी टर्म की बात कर लेते हैं, और वो हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। ये हम कहते हैं सोर्स, जैसे मोनो आपको पता चल रहा है ना, मोनो हम कहते हैं सिंगल को और क्रोमो कहते हैं कलर को। तो सिंगल कलर लाइट सोर्स बेसिकली मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। ठीक है, यानी सोर्स which emits waves having single color, सिंगल कलर मतलब जो आप कह सकते हो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मिनट है, इस तरह नहीं लिखते इसको। हम ऐसे बता देते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है ना आपके पास, इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ठीक है, यानी सोर्स विच एमिट वेव हैविंग सिंगल कलर, यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यानी अगर आपके पास रेड लाइट का सोर्स या कोई ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट अगर हम सिंगल कलर यूज करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बन जाता है। अच्छा, ये तो कुछ हमने बात कर ली, मतलब सुपर इंटरफेरेंसेस तो हमने पढ़ा, तो हमने इससे रिलेटेड कुछ चीजों को देख लिया। ठीक है, अब आपने, यानी थोड़ा सा एक और चीज है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मतलब मैं थोड़ी ग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ इंटरफेरेंसेस से पहले। ठीक है, आपको कोहेरेंट सोर्सेज का बता दिया, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का बता दिया, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुफियान, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? और जी आवाज सर। भी आ रही है? कोई अभी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आवाज के साथ? नहीं सर, अभी तक कोई। अच्छा जी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है क्या कहता है? व्हेन टू आर मोर वेव्स मीट, एट अ पॉइंट, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव होती है ना, हैज डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेव हैज डिस्प्लेसमेंट,
which is equal to the vectorial sum of their individual displacements. ठीक है। अच्छा, ये चीज है कि मतलब हम कहते हैं व्हेन टू और मोर वेव्स मीट, यानी ये इंटरफेरेंस की बात हो रही है। एट अ पॉइंट रिजल्टेंट वेव हैज अ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू देयर विक्टोरियल सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ना कुछ ऐसे करके जो मीट हो रहा है वो एक क्रेस्ट है, ठीक है, और ये किसी जो मीट हो रहा है ऐसे मतलब ये ट्रफ है और ये किसी क्रेस्ट के साथ मीट हो रहा है। ठीक है, जो क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड है वो तकरीबन डबल है उससे। ठीक है, ऐसे हम कह देते हैं। और लेट्स से कि अगर एक क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड वाला आपसे मीट हो रहा है, या फिर मैं कह देता हूं कि दोनों लेट्स से आपके पास क्रेस्ट मीट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो इस लॉ के अकॉर्डिंगली वो ये चीज है कि ये समझ लें कि जो विक्टोरियल सम की बात कर रहे हैं ना, वो ये जैसे ये मैं एरोज बना रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंगली हम रिजल्टेंट जो इनका सम है उसको हम बना रहे होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये चीज इक्वल होगी, देखो ये वाला इसके आधे इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन डोमिनेंट स्टिल रहेगा यही वाली चीज, यानी क्रेस्ट डोमिनेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपके पास मैग्नीट्यूड इसका कम हो गया। ठीक है, अब ये वो दोनों एक सेम है, यानी जो आपके पास क्रेस्ट और ट्रफ ये दोनों सेम है, तो आपके पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट ना जीरो ही आ जाएगी, कोई डिस्प्लेसमेंट आएगी नहीं। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास एक लार्जर क्रेस्ट जो है ना वो क्रिएट हो रहा होगा, मतलब उसका डबल एम्पलीट्यूड होगा, इन दोनों के निस्बत डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी से मैंने आपको बता दिया कैसे क्या कैसे वो मतलब आपके पास जो नई वेव आती है वो विक्टोरियल सम होता है जिन जो वेव्स आपस में मीट कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आ गया। अब हम प्रॉपरली इंटरफेरेंसेस ऑफ वेव की बात करते हैं, इंटरफेरेंसेस ऑफ वेव्स। बहुत ज्यादा ना थ्योरी है वेव्स के टॉपिक में ना, तो मतलब लेकिन थ्योरी ऐसी है कि आपको लिखनी है फर्स्ट टाइम के लिए, तो आपको उसको ध्यान से समझना भी है, बाद में जस्ट आप एक दफा पढ़ोगे तो आपको चीजें काफी सारी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, यानी हम इंटरफेरेंसेस ऑफ वेव की जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव विच सपोर्ट ईच अदर, यानी हम कह रहे हैं कि जी सुपर पोजिशन ऑफ वेव which support each other at one point and cancel out the effect of each other at another point. Effect of each other on another point, at another point.
is called interferences of wave. ठीक है, यानी जब आपके पास यानी कुछ जगह पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो और हो सकता है कुछ जगह पे एक दूसरे के इफेक्ट को जो है कैंसल आउट कर रहे हो, तो ये चीज इंटरफेरेंसेस आपके पास होती है। अच्छा, अब यानी हम इसमें ये बात कर लेते हैं कि कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंसेस कब होती है, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंसेस पॉसिबल होंगे। तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंसेस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वेव्स जो होंगी ना, वेव्स मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है जी, वेव्स आपकी कोहेरेंट सोर्सेज से होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, वेव मस्ट मीट एट अ पॉइंट। ये ना हो कि वेव्स अलग अलग ही चली जाए, तो उनको एक किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करना भी जरूरी है। मस्ट मीट एट अ पॉइंट। और तीसरी बात ये है कि वेव्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। जैसे हम कह सकते हैं कि आप सिंगल कलर लाइट यूज करेंगे ना, मोनोक्रोमेटिक, तो वो सेम टाइप की हो जाएगी। वेव्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। ठीक है जी, ये तीन कंडीशन आप कह सकते हैं कि मतलब आपके पास इंटरफेरेंसेस के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब अगर आप इंटरफेरेंसेस की टाइप्स की बात करें ना, तो आपके पास हमेशा दो तरह के इंटरफेरेंसेस हो रहे होते हैं। एक होते हैं आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी होती है जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब वन बाय वन हमें ना इनको पढ़ना है ध्यान से। पहले मैं आपको ना इनकी डेफिनेशन वाइज क्लियर कर देता हूँ, और फिर मुझे इनको एक्सप्लेन करना है इनके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाइज दोनों को। ठीक है, कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और कौन सा इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव आप कहते हैं कि जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज विच सपोर्ट ईच अदर। तो आप इसको कह रहे होते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज which support each other। और to provide a resultant wave with larger crest or trough। ठीक है, आपके पास अगर लार्जर क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा होगा पहले की निस्बत, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इसका उल्टा सीन है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या चीज हो रही होती है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में हो रहा होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव विच कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। which cancels out each other's effect।
to provide the resultant wave with minimum displacement. यानी देखो, अगर आपके पास क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिल रहा होगा ना, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा होगा या ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी जब आपके पास एक वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। जी, जनरल आइडिया पता चल गया आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा देखो, अब आपको ना दो बातों का पता होना चाहिए। एक एक जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, या मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आपने फेज एंगल को पढ़ा हुआ है, मैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को आपको बताना चाह रहा हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखते हैं। ठीक है जी। आपके पास सबसे पहले है जी, पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस हम कहते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोथ फेज, the difference of the distance traveled by both ways from their source to their meeting point. मीटिंग पॉइंट, ठीक है जी। और ये क्या होता है? इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में बता रहे होते हैं, और ये आपका पाथ डिफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट होता है। यानी आप जो भी अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, जहाँ पे वेव्स जहाँ से ओरिजिनेट कर रही होती हैं और जहाँ पे जाके मीट कर रही होती हैं, वहां से मतलब आप दोनों को वेवलेंथ की फॉर्म में डिस्टेंस लिखते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होता है, फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपके पास के पाथ डिफरेंस को, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फेज एंगल की हमने बात की थी, तकरीबन ये वही चीज है। अच्छा, ये क्या होता है? पाथ डिफरेंस को आप वेवलेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो फेज डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इनटू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई या 360 डिग्री आप उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ना पाथ फेज डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि मैं कुछ कंडीशंस ले रहा हूँ और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे हम दोबारा से इन दोनों की हेल्प से पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब भी होगा
जब आपके पास किसी ऐसे पॉइंट पे वेव मीट कर रही हो जहाँ पे मतलब उनके क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहे हो, ठीक है, तो तब भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेट से ये आपके पास ना वेव आ रही है, ये एक वेव हो गई, और दूसरी वेव में कुछ ऐसे करके बना देता हूँ। ये वेव बन गई। अच्छा, अब जैसे जो इनके हम बात करते हैं ना फेज डिफरेंस की, वो आपको पता चल रहा है कि वेवलेंथ की फॉर्म में बात करते हैं। यहाँ से और यहाँ से ये तो इनका हो गया ना मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। इस मीटिंग पॉइंट को आप पी कह दो। तो हम इसको आप S1 कह दो, सोर्स S1 है और ये S2 है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। ये जो लेंथ अगर मैं कहता हूँ ना, ये आपके पास बेसिकली हम वेवलेंथ की फॉर्म में इसको बता सकते हैं। और सिमिलरली आप इस वाली लेंथ को भी वेवलेंथ की फॉर्म में बता सकते हैं जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें और इसके पाथ डिफरेंस को देखें, सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं इसके पाथ डिफरेंस की, और फिर साथ ही हम इसके जो है ना फेज डिफरेंस को भी देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस की हेल्प से हम इसके फेज डिफरेंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये तो निकल रहा होगा आपके पास, सिंपली S2P माइनस S1P कह दो आप, S2P माइनस S1P। और फेज डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, S2P आपके पास बेसिकली 1.5 यानी वन वेवलेंथ और हाफ वेवलेंथ के इक्वल है, और S1P भी बेसिकली 1.5 वेवलेंथ के इक्वल है। तो आंसर आ जाता है 0, ठीक है जी। आंसर आपके पास आ गया 0, मतलब दोनों को कैलकुलेट किया तो आंसर 0 आ गया। अब अगर आप इस पाथ डिफरेंस की हेल्प से फेज डिफरेंस को फाइंड करें, तो फेज डिफरेंस आपके पास निकलता है 0 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू 2 पाई। तो इस केस में तो फेज डिफरेंस भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पे तो हमने देखा ना, हमने बेसिकली एक पैटर्न को समझना है, वो पैटर्न मैं बताता हूँ कि कैसे हम समझ रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करता हूँ कि ये वाली वेव 1.5 ही ले लेता हूँ। और अब की बार आपके पास ना ये एक वेव आ रही है, ठीक है। अगेन ये कोहेरेंट सोर्सेज है S1 और ये है जी S2, और ये हो गया इनका मीटिंग पॉइंट P। अब की बार आप देखो तो ये वाली वेवलेंथ तो वही 1.5 लेमडा बनती है, ठीक है। और इस वाली वेवलेंथ को अगर आप देखो तो ये 1 वेवलेंथ हो गई, इधर से इधर तक 2 हो गई, और ये 2.5 लेमडा बनती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका पाथ डिफरेंस फाइंड करें, तो बेसिकली आपके पास वही S2P माइनस S1P बन रहा होगा, यानी आपके पास कैलकुलेट हो रहा है 2.5 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा। तो आंसर आ जाता है बेसिकली 1 लेमडा, 1 ऑफ लेमडा। इस 1 लेमडा की हेल्प से आप इसका फेज डिफरेंस फाइंड कर लें, तो 1 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है, इंटू 2 पाई करेंगे, तो आंसर आ जाता है आपके पास जस्ट 2 पाई। अभी तक हमें ना कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ सका कि पाथ डिफरेंस किस तरह का होता है और फेज डिफरेंस किस तरह का होता है। जनरली अभी हम कैलकुलेट करें, शायद एक और शेप को हम देख लेते हैं तो फिर हमें जरा क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस में पैटर्न किस तरह का आ रहा होता है। तो मैं एक और शेप बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, ये नहीं, ये आपके पास S1 ही है,
और ये मीटिंग पॉइंट P है, और ये आपके पास अब की बार S2 आ गया। अच्छा, इसकी तो वेवलेंथ आपके पास वही आ रही है 1.5। ठीक है, इसकी वेवलेंथ को हम देख लेते हैं। ये हो गई आपके पास 1, ये हो गई आपके पास 2, और ये हो गई आपके पास 3, और ये हो गई 3.5। तो बेसिकली अब की बार आपके पास देखो, मेन चीज जो मैं ये कर रहा हूँ कि वो ये है कि हमेशा कंस्ट्रक्ट जो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ही मीट कर रहा है, तो इसी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अब की बार हो रहा है 3.5 ऑफ लेमडा में से 1.5 लेमडा को माइनस करें, तो आंसर आ जाता है आपके पास 2 लेमडा। और इस 2 लेमडा की हेल्प से अगर हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो 2 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू 2 पाई करते हैं, तो आंसर आ रहा है 4 पाई। अब आपको कुछ चीजें शायद समझ में आ रही हैं। देखो, पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है, पहले 0 था, फिर 1 लेमडा आया, फिर 2 लेमडा, कहीं पे 3 लेमडा होगा, 4 लेमडा होगा, इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। और जो फेज डिफरेंस था वो 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो अगर ऐसा हो तो आपके पास, यानी अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो और पाथ डिफरेंस कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, तो आपके पास ऐसा इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। यहाँ तक ये जो शेप्स के थ्रू मैंने कुछ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करके बताया, ये चीजें समझ में आई हैं आपको? जी सर। चलें, तो गुड। तो मैं अब ये लिख रहा हूँ कि जो आपने इसका पाथ डिफरेंस देखा है कंस्ट्रक्टिव का, वो कुछ ऐसे देख रहे हो कि आपके पास आ रहा है 0 लेमडा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। तो यानी आप इसको एन लेमडा भी कह सकते हैं, यानी कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा आ रहा है। और जो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, इसी तरह 6 पाई होगा, एंड हम कह सकते हैं 2n पाई। 2n पाई का मतलब है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 मतलब वो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो एन आपके पास कुछ भी 0 1 2 3, यानी एन को आप कुछ भी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये चीज हमें पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की केस में हमेशा आपके पास पाथ डिफरेंस जो इंटीजर मल्टीपल हो रहा होगा, और जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। यहाँ पे आपको पता है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है, तो जहाँ पे क्रेस्ट होगा वहां पे ट्रफ मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ केसेस को हम स्टडी करते हैं और उनकी हेल्प से हम इसका भी पैटर्न को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके ये दो वेव्स मिल रही हैं। ठीक है जी, ये इनका मीटिंग पॉइंट P हो गया, ये आपके पास S1 हो गया, ये आपके पास S2 हो गया। अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में कैलकुलेट करें, तो ये आ रही है 1.5 ऑफ लेमडा, और ये आ रही है 2 लेमडा। ठीक है। अच्छा, चलें और बाकी केसेस भी हम इसके देख लेते हैं, फिर एक ही टाइम पे सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से अगर मैं ये कह दूं,
ये आपके पास वेव आ रही है, पहले 2 लिए थे, अब हम ले लेते हैं 3। 1, ठीक है। अब की बार यानी ये आपका मीटिंग पॉइंट हो गया, और ये आपके पास S1 हो गया, और ये चीज़ आपके पास S2 हो जाती है, तकरीबन 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ एंड 3 वेवलेंथ होगी। अच्छा, अब हम एक और केस स्टडी करके, ताकि हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। ये मीटिंग पॉइंट P हो जाता है, और इस चीज़ को आप कहते हैं 1 वेवलेंथ। ये 2 हो गई, 3 हो गई, और ये 4 हो जाती है, और ये वाली आपके पास वही 1.5 ऑफ लैम्डा ही रह रही है। अच्छा, अब हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो तो वही है, मतलब इसके लिए भी आपको पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है और फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप फेज डिफरेंस को, तो पाथ डिफरेंस तो वही जैसे आपने कहा था कि S2P माइनस S1P कर रहे होंगे, S2P माइनस S1P। अच्छा, तो वो आता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2 लेमडा में से आपने ना 1.5 लेमडा को माइनस किया तो आ जाता है 0.5 ऑफ लेमडा। ठीक है, और 0.5 ऑफ लेमडा को आपको पता है कि आप हाफ ऑफ लेमडा भी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ लेमडा इसका पाथ ये आ जाता है पाथ डिफरेंस। अब आप फाइ निकालने के लिए 1/2 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू 2 पाई कर रहे होंगे। तो इस केस में जो फाइ निकल रहा है, इस केस में जो फाइ निकल रहा है वो आपके पास आ जाता है जस्ट पाई। ठीक है, जस्ट पाई आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम इन दोनों केसेस में भी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में अगर आप देखें तो बेसिकली 1 2 3 वेव्स आ रही हैं, 3 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा हो रहा है। ठीक है, 3 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा हो रहा है। तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.5 ऑफ लेमडा। इस 1.5 को हम 3/2 लेमडा भी कह सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको यूज करते हुए 3/2 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा कर रहे हो और इनटू 2 पाई कर दें, तो आपको नजर आ रहा है लेमडा लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट आंसर जो फाइ का आंसर आता है वो फाइ इज इक्वल टू 3 पाई आंसर आ जाता है। फाइ इज इक्वल टू 3 पाई आंसर आ गया। अब लास्ट केस को हम करते हैं तो हमें सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि इसके पाथ डिफरेंस का क्या पैटर्न बन रहा है। यानी आप करें आपकी बार 4 लेमडा माइनस 1.5 ऑफ लेमडा, तो ये चीज हो जाती है आपके पास 2.5 ऑफ लेमडा। 2.5 को हम कह सकते हैं 5/2 ऑफ लेमडा। और यहाँ पे जब हम फाइ कैलकुलेट करने के लिए 5/2 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा कर रहे होंगे और इंटू 2 पाई, तो आपके पास इस फाइ का आंसर आ जाता है लेमडा लेमडा से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, आंसर आ जाता है 5 पाई। ठीक है, तो बेसिकली अब इनके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के पैटर्न को आप जरा समझें। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस के पैटर्न को अगर आप समझें तो ये हो रहा है कि पहले था आपके पास हाफ ऑफ लेमडा, फिर हो गया 3/2 ऑफ लेमडा, और फिर हो गया 5/2 ऑफ लेमडा।
यानी आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 इंटू लेमडा बाय 2 हो रहा है, ठीक है, 3 इंटू लेमडा बाय 2 हो रहा है, 5 इंटू लेमडा बाय 2 हो रहा है, इसी तरह 7 इंटू लेमडा बाय 2 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, और कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होगा, ठीक है। यानी आपके पास ये जो चीज बन रही है ये ऑड मल्टीपल बन रही है, ऑड मल्टीपल लेमडा बाय 2 का होगा। हाफ ऑफ वेवलेंथ का अगर ऑड मल्टीपल होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये पाथ डिफरेंस के लिए हमें समझ में आ गई सारी चीज। अब हम क्या करते हैं, अगर हम फेज डिफरेंस के लिए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं, तो आपने देखा है कि पहले आया पाई, फिर आया 3 पाई, और फिर आया 5 पाई, फिर होगा 7 पाई, यानी ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, ठीक है। तो पाई आ रहा है, या 1 पाई कह दें, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एंड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। देखो ये बातें अब यहाँ पे पूरी क्लियर हो गई हैं। यानी अगर आपके पास इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा है, खाली लेमडा, तो आपके पास क्या है कि वो पाथ, उस पाथ डिफरेंस हम फिगर आउट कर पाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो हम बता रहे हैं कि जी यानी फेज डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट कर पाए कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम बता रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होगा तो वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मतलब एग्जाम के क्वेश्चन में आपको ना डिफरेंट